चलो इंडिपेंडेंट केस एमसीक्यू देख लेते हैं। A certificate of registration was granted to NGO on 1st January 2018, ठीक है। A request for renewal of certificate was received by the central government by 30 June 2022, but the request was not accompanied by the renewal fees. Comment upon the validity of registration certificate issued on 1st January 2018। सबसे पहले थोड़ा ब्रीफ देता हूँ किस चैप्टर का है। FCRA में कोई भी आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना पड़ता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है पहले, या आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। यहाँ पे क्या करते हैं, डोनेशन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी डोनेशन मिल गया, कोई भी थिंग्स हो गया, मिल सकता है बाय वे ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, डोनेशन ही आएगा उसमें। देन आपको उससे पहले क्या लेना पड़ेगा, या तो रजिस्ट्रेशन या तो प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए वैलिड होता है, 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। एंड जब 5वां साल खत्म हो रहा होता है आपका, उसके 6 महीना पहले आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2018 को आपको रजिस्ट्रेशन मिला, ये कब तक वैलिड रहेगा। कमेंट ऑन द वैलिडिटी अपॉन द रजिस्ट्रेशन इशूड ऑन 1 जनवरी 2018। तो भाई साहब पूरा 18 1 साल, पूरा 19 2 साल, पूरा 20 3 साल, पूरा 21 4 साल, पूरा 22 5 साल। तो 31 दिसंबर 2022, क्योंकि 5 साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। क्या सर 30 जून 2018? ना बाबा ना। क्या 30 जून 2022? नहीं भाई, यहाँ तो 4 ईयर 6 मंथ्स ही हुआ। क्या सर 30 जुलाई? ना भाई, यहाँ 4 ईयर 7 मंथ्स हुआ। क्या 31 दिसंबर 2022? यस, 5 साल। तो 5 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है एज पर FCRA एक्ट में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो बिना रजिस्ट्रेशन, बिना प्रायर अप्रूवल लिए आप कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर एक्स अ पर्सन कम्स टू इंडिया ऑन 1 जून 2019, ठीक है। 1 जून 19-20 में फाइनेंशियल ईयर में 1 जून को आया था। क्यों? विजिटिंग टू इंडिया, ठीक है, फॉर विजिटिंग हिज पेरेंट्स। हाउएवर ये पेरेंट्स फॉल सिक एंड ही स्टेज टिल 31 मार्च 2020, ठीक है। तो 1 जून 2019 को आया एंड इसके पेरेंट्स सिक हो गए, जबकि ये कब तक रुका, 31 मार्च 2020 तक। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँ 182 दिन से ज़्यादा रुका था यहाँ पे, ठीक है। 1 जून 2019 को आया, 31 मार्च 2020 को गया, तो भाई साहब नहीं तो कम से कम 9 से 10 मंथ्स यहाँ पे रुका इंडिया में। अब सुनो, तो क्या सर PRI क्या होगा, सुनाएं बताएंगे। Therefore he continues to stay in India. He decide to live in India for the next 6 months by time his parent recover. In the light of the given case, determine the correct resident status of Mr. X in the given statement. देखो 19-20 के लिए रेसिडेंट स्टेटस पता कर रहे हो तो 18-19 देखा जाता है। 18-19 में कहाँ था ये भाई साहब, ये फॉरेन में था, ठीक है। 18-19 में कहाँ था, फॉरेन में था। तो भाई साहब 18-19 में फॉरेन था, तो 19-20 में क्या होगा, PROI होगा, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। क्योंकि हमें पीछे वाले साल का चेक करना पड़ता है कि 182 दिन से ज़्यादा है या नहीं, मतलब 183 भी दिन है कि नहीं रहा है। कब 19-20 का कब चेक करना होता है, 18-19 में। अब 20-21 के लिए क्या देखना पड़ता है कि पीछे साल इंडिया में 182 दिन से ज़्यादा था ही नहीं, मतलब 19-20 में। तो पहले ये देखो, मिस्टर एक्स इज PRI as he did reside in India in the financial year 1920। ना बाबा ना, ठीक है। मिस्टर एक्स इज PRI as he reside in India for more than 182 days in the financial year 1920। ना, मिस्टर एक्स इज PRY in the financial year 1920। देखो फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात कर रहा है। 1920 के लिए हमें तो क्या देखना पड़ता है, प्रीवियस ईयर। तो भाई से पूरा बाहर थे, तो बाहर थे मतलब PROI थे प्रीवियस ईयर। तो ठीक है, मिस्टर एक्स इज PROI, ठीक है, इन द फाइनेंशियल, बट वी ट्रीटेड एज अ PRI फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एज ही रिसाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। हिज स्टे इन इंडिया इज नाइदर फॉर एम्प्लॉयमेंट नॉर फॉर बिजनेस नॉर फॉर सर्कमस्टांसेस अनसर्टेन पीरियड फॉर 1920। जो 19-20 में ही आया ना, एक चीज़ याद रखना, बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो लॉ तो बोलता है कि अगर आप 182 दिन से ज़्यादा हो किसी फाइनेंशियल ईयर में, देन उसके अगले फाइनेंशियल में क्या हो गया, PRI हो गए इन इंडिया। तो ठीक है, मतलब मान लो कि ऊपर केस में क्या हुआ, थोड़ा कंफ्यूजिंग, आराम से चलते। ऊपर केस में क्या हुआ, अगर मैं 1920 की बात करूँ तो ये तो PROI है। क्यों? क्योंकि 18-19 में पूरा बाहर था। बट मैं अगर 2021 की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 19-20 में इसने 6 महीने 182 दिन से ज़्यादा बिताया। तो क्या सर ये PRI हो गया? नहीं, PRI तब होगा, भले तुम 182 दिन से ज़्यादा क्यों ना हो, PRI तब होगा जब तुम इंडिया में आते हो। कब? फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर अदर ऐसे सर्कमस्टांसेस जो अनअसर्टेन है एंड 182 दिन से ज़्यादा रह जाते हो तब। तो यहाँ पे तो वो थोड़ी ना, वहाँ तो पेरेंट्स से विजिट करने आया, पेरेंट्स इसके सिक हो गए, बीमार हो गए, उसके चलते वो 182 दिन से ज़्यादा रुक गया। तो क्या सर इसके लिए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा? नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ आंसर होगा, हिज स्टे इन इंडिया इज नाइदर फॉर एम्प्लॉयमेंट नॉर फॉर बिजनेस नॉर फॉर सर्कमस्टांसेस विच सो डैट ही स्टे इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। सो इसलिए फाइनेंशियल 19-20 में
ये PROI होगा बिकॉज ही डिड नॉट रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन 1890। वही मैं बोल रहा हूँ ना, 1890 में तो इंडिया में आया ही नहीं, इसलिए क्या होगा ये इन 1920 में PROI होगा। एंड 1920 में भी PRO इसलिए होगा क्योंकि ये आया भी था तो अदर देन बिजनेस पर्पस ये सब के लिए आया था। अदरवाइज 1920 में अगर मैं बोलूँ ये अगर 1 तारीख को जो आया था ना ये कहाँ 1 जून को, अगर मैं बोलूँ 1 जून को अगर बिजनेस पर्पस के लिए आया होता ना तो 1 जून से ये PRI हो जाता। 1 अप्रैल से यहाँ पे ये नहीं सोचना कि प्रीवियस ईयर हो गया तो पूरा साल PROI, नहीं भाई, यहाँ पे अगर 1 जून को ये बिजनेस पर्पस के लिए आता है ना तो इस दिन से ये PRI हो जाता है। यहाँ पे जस्ट पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना कि प्रीवियस ईयर 1819 पूरा इंडिया के बाहर था तो 1920 पूरा PROI होगा, ना बाबा ना। अगर 1920 में कोई एक दिन भी 1 सितंबर को भी अगर इंडिया में बिजनेस के लिए आया होता ना देन 1 सितंबर से ये PRI हो जाता। हाँ, 31 जुलाई तक 31 अगस्त तक PROI होता, ठीक है। तो यहाँ पे पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते हो जाता है, मतलब दिन टू दिन PROI एंड PRI चेंज हो सकता है डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस की एम्प्लॉयमेंट है या बिजनेस है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना इसको, क्वेश्चन आएगा PRI का। अब देखो, वेयर ए प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड द सेट प्रॉपर्टी इज प्रोविजनली अटैच बाय द कॉम्पिटेंट ऑफिसर स्टेट द टाइम पीरियड फॉर विच ए कंप्लेंट फाइल करना है, मतलब प्रोविजनली अटैच कर दिया गया ऑफिसर द्वारा जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर होते हैं उनके द्वारा अटैच हो गया होगा, तो कितने टाइम में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? क्या 45 डेज नहीं, 60 डेज नहीं, 180 डेज नहीं, 180 डेज के लिए तो अटैच होता है। देन सर 30 डेज में आपको कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा हायर अथॉरिटी के पास, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास, ठीक है। चलो रिमेम्बरिंग पार्ट था ये, याद होगा तभी कर पाओगे। स्टेट द प्राइमरी लेजिस्लेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग डील विथ अल्टरनेट मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। बोला इनमें से प्राइमरी कौन है? देखो सर, हमने पढ़ा था अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो हमारा आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, ये सब अल्टरनेट तरीका है। प्राइमरी तरीका अभी भी क्या है? COC, कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी तरीका यही है। अल्टरनेटिव तरीका हमारा क्या होता है? आर्बिट्रेशन, ये सब होता है, जुडिशियल सेटलमेंट्स। 14 क्या बोल रहा है, मतलब इसने बोल रहा है अल्टरनेट छोड़ के प्राइमरी तरीका कौन होता है? हमने पढ़ा भी था कि आर्बिट्रेशन इज अल्टरनेट, तो बोला प्राइमरी बताओ, तो प्राइमरी इज कोर्ट ऑफ सिविल, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या, अंडर द गार्ब ऑफ सीमेंट बिजनेस द डायरेक्टर्स ऑफ रॉयल सीमेंटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया incorporated in the year 2001 and having the factories of Rohtak and Bhiwani were involved in several illegal activities in such situation upon report of the register of companies under section 208 में जो रिपोर्ट आया उसके बेसिस पे ROC ने पब्लिक इंटरेस्ट में करते हुए रिक्वेस्ट किया डिपार्टमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कि भाई साहब जल्दी से क्या करो, SFIO को असाइन करो। SFIO करता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, बहुत संगीन मुद्दा है, संगीन मामला है, तो SFIO अपॉइंट होता है, सेक्शन 212-13 में पढ़ोगे। In addition to the above basis, there is one more basis which may propose central government to assign the investigation to SFIO from the following 4 option. Choose correct. मतलब सिंपल बोला है, कब सेंट्रल गवर्नमेंट SFIO को असाइन करता है टास्क? सिंपल सी बात है, कब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का सेम पॉइंट है SFIO को हायर करने का। सर देखो, SFIO को कब हायर करेंगे? जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होगा? जब पब्लिक इंटरेस्ट पे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑर्डर देगी। जब कंपनी क्या करेगी, SR पास करेगी। देखो SFIO का ट्रिगर का एंड इन्वेस्टिगेशन का ट्रिगर का पॉइंट सेम है, बट SFIO को कब जाता है? जब वही इन्वेस्टिगेशन का मामला संगीन होता है तब SFIO को देते हैं। दोनों का ट्रिगर सेम है। तो सर SFIO कब जाएगा? जब कंपनी SR पास करेगी, SR एंड इंटीमेट भी करना। ये नहीं कि SR पास करके अपने कंपनी में रख लेना, नहीं भाई, इंटीमेट भी करना होता है, ठीक है। चलो, तो ऑन इंटीमेशन थ्रू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, नहीं भाई, ऑन इंटीमेशन थ्रू रिसीव फ्रॉम सर्टेन एम्प्लॉय नहीं आता है, एक्स डायरेक्टर नहीं। ऑन इंटीमेशन थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय शेयर होल्डर्स ऑफ रॉयल, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन एंड इंटीमेशन से क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगा एंड वही इन्वेस्टिगेशन अगर संगीन होगा तो SFIO हो जाएगा। कोई SFIO के लिए स्पेशल से पॉइंट नहीं है। नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के जो 3 पॉइंट है ना, जिसमें ये स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस इंटीमेशन होता है, वही SFIO वाला ही है। बट SFIO को तब जाता है जब मामला बहुत संगीन हो, पार्टीज इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, फ्रॉड अमाउंट ज़्यादा हो, तब SFIO को जाता है। सीरियस मैटर होता है, नाम में ये सीरियस, ठीक है। 5th क्या होता है, ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज है 2013 नॉट अमाउंटिंग टू फ्रॉड वाज सुपर मार्केट लिमिटेड वाज रिक्वायर्ड टू रीस्टेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल 17-18 ड्यूरिंग द करेंट ईयर। आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व रीस्टेट हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ फ्रॉड पता चला होगा तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होगा तो रीस्टेट कर सकते हैं, फिर सो रीओपन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो रीस्टेट करने के बाद पता चला मिस्टर कुमार जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हु इज़ नाउ रिटायर्ड,
जो रिटायर्ड हो गए वॉज पेड एक्सेस रेम्यूनरेशन। जो मिस्टर कुमार थे ना, उनको एक्सेस रेम्यूनरेशन गया था। कितना गया था सर? 5 लाख रुपया। ठीक है। इन द गिवन सिचुएशन चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इंडिकेट्स वेदर एक्सेस रेम्यूनरेशन पेड टू मिस्टर एक्स MD इज रिकवर और नॉट। यस, रिकवर हो सकता है। तो सर कितना हो सकता है? 50%? नहीं बाबा नहीं। 25%? ना बाबा ना। कहाँ गया? क्या एक्सेस रेम्यूनरेशन रिकवर नहीं हो सकता? ये रिटायरमेंट क्योंकि इसका रिटायरमेंट होगा इसलिए इनवैलिड है? नहीं भाई, हो सकता है। तो एक्सेस रेम्यूनरेशन ऑफ 5 लाख पेड टू मिस्टर कुमार एक्स MD, भले वो एक्स हो बट उस टाइम में अगर कुछ रेम्यूनरेशन एक्स्ट्रा गया होगा, जिस टाइम वो एम्प्लॉयमेंट में था, जिस टाइम वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, देन हम उससे क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। शैल बी रिकवर इरिस्पेक्टिव ऑफ रिटायरमेंट। इरिस्पेक्टिव भाई, रिटायरमेंट हो गया कोई बात नहीं। अगर तुमने 2017 में तुम्हारा एज 57 होगा एंड तुमने कंपनी से रेम्यूनरेशन 6 लाख का ले लिया जबकि तुम्हें 3 लाख रुपया लेना था, एंड ये बात 2022 में पता चली जब तुम रिटायर हो गए, तो कोई बात नहीं, तुमसे 3 लाख रुपया जो एक्सेस गया था ना वो रिकवर हो सकता है। ठीक है, दैट्स इट। इजी क्वेश्चंस, मेरे को लगा कोई दम नहीं है, आप आराम से कंसेप्ट पढ़ के जाओगे, आराम से हो जाएगा। मैंने भी कोई MCQ का बुक लेके पढ़ने नहीं बैठ गया, मैं भी अभी जस्ट खोला, एक बार रीड आउट किया एंड सारे क्वेश्चन टिप्स पे थे। तो सर 1 दिसंबर 21 का क्वालिफाइड हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। मैं मेरे थोड़ा फेथ रखो, ऐसे ही मज़े में नहीं बोलता हूँ। आप आराम से कंसेप्ट पढ़ के जाओ, सब हो जाएगा। मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम चला जहाँ पे मैं इनको बोलता हूँ कि आप MCQ रिगार्डिंग कोई इधर उधर दिमाग मत लगाओ। मैं ये वीडियो भी इसलिए बनाया कि मैं बस चाहता हूँ कि आप मटेरियल के सारे कुछ कर लो। ठीक है, ऐसे नहीं कि MCQ कोई बुकलेट खरीद लिया भाई लगाए जा रहे, नहीं, मटेरियल कर लो, काफ़ी है, सफिशियंट। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। मई 23 के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होगा, देन उसके लिए जिसको एनरोल करना को करवा लेना। ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड दोनों अवेलेबल है। 9 to 10, अब तो भाई बच्चे तो 10 12 11 12 बजे तक बैठ के पढ़ते हैं। अब वो टाइम हो गया, अब जहाँ पे हमें रुकना नहीं है भाई, जी जान मेहनत कर दो। 6 महीने तक आप लगे हुए हो, जो बोध भी छुट्टी लेके आओगे 4-5 महीने से लगे हुए हो, अब इसको 6 महीने आगे नहीं बढ़ाना है, आखिरी अटेम्प्ट करना है। ये बुक दोबारा नहीं पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, आखिरी बार बना दो इस बुक को। ठीक है, एंड सारी निगेटिविटी निकाल दो, सारे एंजाइटी एंड ऑल निकाल दो, सामने टारगेट देखो। कहते नहीं है बस वो आपको नवंबर 22 दिखना चाहिए और नाम के आगे CA वर्ड दिखना चाहिए। जो एक ग्रुप में हो उनको कोई बात नहीं, अगले बार आपका ग्रुप 2 होना चाहिए, ग्रुप 1 दोबारा नहीं पढ़ना है। तो यही वो 25-26 दिन है, क्योंकि आखिरी के 4 दिन आप एफर्ट देने वाले हो भाई साहब, आग लगा दो, मैं तो यही बोलता हूँ। ठीक है, मैं बस यही सोच पढ़ता था, मेरे को ये बुक्स दोबारा नहीं देखना है, आपको भी ये बुक्स दोबारा नहीं देखना है। प्रैक्टिस में देखो ना, प्रैक्टिस में अभी भी 2-3-4 ऑथर की बुक रखता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस में देखो, जॉब में देखो, ये पढ़ाई में ख़त्म करो इसको। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।